नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, एक बार फिर से एक हादसे ने लोगों को अपना शिकार बनाया। आपको बता दें, एक बस जो टूरिस्ट बस थी, तो वो हादसे का शिकार हो गई है। एक ट्रेलर से टकरा करके हादसे का शिकार हुए, जिसमें 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। आपको बता दें, ये टूरिस्ट बस थी जिसमें 50 लोग सवार सवार थे और ये जौनपुर में हादसा हुआ है, जब अयोध्या से वाराणसी के लिए जो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के जो टूरिस्ट थे वो जा रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ सुबह करीब 5 बजे, जब अनियंत्रित जो बस थी वो एक ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वो तस्वीरें पहले आपको सीधे जौनपुर से दिखाते हैं, जहां पर हादसा हुआ और जिस हादसे में इतने लोग घायल हुए। जनपद जौनपुर थाना लाइन बाजार अंतर्गत सीहीपुर क्रॉसिंग के पास में एक बस CG07 CT 4681 जो कि अयोध्या से वाराणसी के लिए जा रही थी तथा इसके अंदर छत्तीसगढ़ से आने वाले लगभग 50 के आसपास यात्री थे और एक इसके आगे चल रही ट्रेलर BR 28GD 1475 जब इसको ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी, तब ड्राइवर द्वारा नियंत्रण खोने के क्रम में यह बस ट्रेलर के साइड से आके उसमें लड़ गई। इस क्रम में पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से अब आप सोचिए कि एक बस जिसमें 50 लोग सवार होते हैं और डबल डेकर ये बस, ये टूरिस्ट बस है, ये हादसे का शिकार होती है, चीख पुकार मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन सवाल यही है कि लगातार आए दिन एक के बाद एक ऐसे ही हादसे हो रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ लोगों की जान जा रही है बल्कि बड़ी तादाद में लोग घायल भी हो जा रहे हैं। अभी हाल हाल फिलहाल की बात करें, कुछ दिन पहले की बात करें तो काकोरी थाना क्षेत्र में, लखनऊ में, हरदोई से लखनऊ आ रही बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें भी 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी और 19 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हादसे का शिकार हो रही है बस, तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो परिवहन विभाग है, आरटीओ है, या तमाम लोग हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि इस तरीके से बसों की चेकिंग क्यों नहीं की जाती। क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है, किस तरीके से उनकी इस हादसे में जान चली जाए और लोगों को फर्क ना पड़े, केवल और केवल जाकर के वहां पर जो प्रशासन है वहां पर उन लोगों को अस्पताल में पहुंचाया जाए। जिन लोगों की जान चली गई उनका क्या? तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं और ऐसे हादसों की बौछार सी है, बहार सी है, लगातार एक के बाद एक ऐसे ही हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। लगातार इस तरीके की जो बसेस हैं वो लगातार चलती जा रही है, चाहे वो डबल डेकर बस हो, स्लीपर बसेस हो, या फिर प्राइवेट बसेस, जो लोगों को सुविधा के नाम पर चलाई तो जाती हैं, लेकिन इसी तरीके से हादसे का शिकार हो जाती है। कभी आग का गोला बन जाती है तो कभी किसी ट्रेलर या ट्रैक्टर से टकरा करके हादसे का शिकार हो जाती है। फिलहाल प्रशासन को इस तरीके की बसेस पर, जो प्राइवेट बसेस है, इस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए जो संचालक है, चालक है, वो खिलवाड़ ही करते हैं। चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें हैं उनके शहरों की वो बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखन, रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है इंद्रवीर, आप बताइए। देखिए अखन, रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में बीते कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ था जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के जो है एक थप्पड़ मारा गया था। उस थप्पड़ के बाद यहाँ पे जो है लगातार अगर बात करें तो सोशल इंद्रवीर, मीडिया पे अभद्र टिप्पणी को लेकर अपना म्यूट कर लीजिए साउंड। बताइए इंद्रवीर। अखंड, देखिए जैसे मैंने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विवाद को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पे ब्राह्मण बनाम अदर लोग जातिवाद, मैं ये नहीं कह सकता किसी जात को लेकर के, लेकिन जातिवाद सूचक शब्दों से लेकर के सोशल मीडिया वार चालू हो गया था और वो वार अभी तक लगातार बना हुआ है। हर एक जात के लोग निकल करके, चाहे वो मौर्य समाज को, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हो, लगातार उस पर जो है टिप्पणी करते रहे। बीच में आपने ABC 24 ने भी और पूरे प्रदेश ने देखा कि ब्राह्मण समाज से एक युवक निकल के आए और उन्होंने मौर्य समाज को टारगेट किया और जिसमें जो है पूरे देश में कई थानों में एप्लीकेशन दिया गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई।
रायबरेली पुलिस लगातार आशीष तिवारी सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत के रहने वाले थे, इनके विरुद्ध जो है खोजबीन चालू कर रही थी और इन्होंने जाकर के अभद्र टिप्पणी कर दी। उससे गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत हुई। जमानत के बाद फिर ब्राह्मण समाज एकत्र हुआ कि जो मौर्य समाज ने लोगों ने टिप्पणी करी उसको लेकर के ऐसे तमाम हर एक लोगों ने जो है जाकर के सोशल मीडिया पे अब्यूजिंग करी। इस अब्यूजिंग के जरिए रायबरेली पुलिस ही नहीं, प्रदेश पुलिस भी सशक्त हुई कि रायबरेली में जो सोशल मीडिया वार चल रहा है इसको कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जाए। उसको लेकर के लगातार एसपी रायबरेली डॉक्टर यशवीर सिंह इस अभियान को चलाए हुए हैं और इसी के तहत कल बात करें तो आज हमारे पास एक फुटेज है, मैं वो फुटेज दिखाना चाहूंगा कि अगर है तो प्लीज एक बार देखें कि इसमें किस तरीके से गिरफ्तारी की गई और ये गिरफ्तारी बड़े स्तर पे है। यहाँ पे जिस तरीके से ये फुटेज है, अब मैं एक बार कहूंगा फुटेज एक बार प्लीज देखें क्योंकि अखंड ये गिरफ्तारी हुई है, कल की गिरफ्तारी है और ये थाना सदर की तरफ से गिरफ्तारी की गई है, जिसमें जो है निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक वहीं पे राकेश मिश्रा, कपिल चौहान उप निरीक्षक विकास सिंह, अनिल रावत और आकाश, ये कांस्टेबल है। इन लोगों ने जो है जाकर के गिरफ्तारी करी है और गिरफ्तारी होने वाले युवक का नाम है, पहले जो है वो देवेंद्र भीमराज पुत्र राम कुमार निवासी खैराना थाना फुरसतगंज। ये भीम आर्मी से आते हैं। इन्होंने भी जाके अभद्र टिप्पणी करी थी सोशल मीडिया पे। उसके साथ साथ जो है अगर बात करें तो ये है इनका क्या नाम है, हिमांशु मौर्य है और साथ ही साथ ये बस्तेपुर निवासी रायबरेली दिनेश मौर्य इनके पिताजी हैं। इनके साथ साथ जो है 2 से लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी से ये दर्शाना रायबरेली पुलिस चाह रही है कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर के इस तरीके करेंगे। और कल वहीं पे बात करें तो आशीष तिवारी फिर से एक बार आए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने फिर से एक समाज को टारगेट किया है। मौर्य समाज के किसी एक व्यक्ति ने उनको चैलेंज किया कि आप आइए लखनऊ उतरेटिया में आपको मिलूंगा, ये यहाँ से निकलते हैं और एक बार इनको फिर रायबरेली पुलिस गिरफ्तार करती है। तो अब ये सोशल मीडिया वार लगातार चल रहा है और रायबरेली पुलिस में शिकंजा भी कसती नजर आ रही है। बीच में कुछ गिरफ्तारियां हुई और कल फिर गिरफ्तारियां हुई हैं। तो इस चीज को लेकर के रायबरेली में सोशल मीडिया वार देखने को मिल रहा है, चाहे वो राजनीति के हो और चाहे वो इस पे कहीं ना कहीं एक राजनीति शुरू हो गई है। उसी को लेकर के रायबरेली पुलिस सशक्त है और आज सुबह सुबह सदर कोतवाली ने फ्लैग मार्च भी किया है, उसको लेकर के की शांति व्यवस्था बनाई रहे। और रायबरेली पुलिस ने एसपी रायबरेली ने सीधे सोशल मीडिया जो ग्रुप होता है उसमें एक प्रेस नोट जारी किया है कि अगर आप सोशल मीडिया पे अब्यूजिंग करते नजर आएंगे या किसी जाति धर्म के लोगों को अभद्र टिप्पणी करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, चाहे आप किसी भी धर्म या किसी भी जाति या किसी भी समूह से आते हो। तो इस तरीके की बड़ी कार्रवाई रायबरेली पुलिस ने करी है। जी अखिल, सबसे पहली बात तो इंद्रवीर, रायबरेली पुलिस को इसके लिए बिल्कुल उसको प्रशंसा होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को जो समाज की दीन की तरफ काम कर रहे हैं। बाकी ब्राह्मण समाज, ये फलाना समाज, कौन सा समाज है भाई, कि कौन सा समाज, आप किस तरीके को देश को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। पहले आप भारतीय हैं और अगर समाज में रह करके एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज का हो वो ताल्लुक रखता है, उस सभी लोगों को उससे कैसे कनेक्ट कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रायबरेली पुलिस ने एक कदम अपने आप काबिल है क्योंकि उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को ना सिर्फ सलाखों के पीछे होना चाहिए बल्कि इनको कई दिनों तक सलाखों से बाहर आना ही नहीं चाहिए, जेल से छूट ही ना पाए। ये कौन से समाज की बात करते हैं, ये भारतीय समाज होने की बात करते हैं। आप इस तरीके के जो नेता है लगातार सामाजिक भेदभाव का विद्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं, जिससे बहुत बड़ी घटना घट सकती है। लगातार लोग आपस में जो टकराव होने जैसी स्थिति पैदा हो रही है, इसी तरीके से हो रही है कि कल ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर होंगे तो कभी मौर्य समाज के सड़कों पर होंगे, कभी यादव समाज के होंगे, कभी ठाकुर समाज की एक करनी सेना होगी। ये चल क्या रहा है? ये सेना है। अगर आपको इतना ही पराक्रम दिखाने का शौक है तो चाहिए भारतीय सेना में शौक से भर्ती होइए, काम कीजिए, वहां पर सेना बनाइए और सेना से लड़िए। अपने समाज में अपने ही समाज के लोगों के साथ लड़ने का, ये भारतीयों से लड़ने का कौन सा नया नायाब तरीका निकाल रखा आपने। और अगर रायबरेली पुलिस ने ये कदम निकाला है, अपने आप में काबिल तारीफ है, प्रशंसा के साथ पुलिस अधीक्षक वहां के। और सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ रायबरेली में नहीं होना चाहिए,
तमाम जगहों पर इस तरीके की निगरानी, एक टीम, सोशल मीडिया के लिए टीम बिल्कुल। बनी हुई है, उसकी निगरानी के लिए पूरे प्रदेश में इस तरीके से कहीं न कहीं एक सघन अभियान चलाना चाहिए कि जो भी लोग इस तरीके से जो जाति की राजनीति के चक्कर में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हों, उन लोगों को सलाखों के पीछे ही डाला जाए। एक दीमक की तरह काम कर रहे हैं जो समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं। भारतीय समाज एकजुट है, एक समाज, सभी लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन कुछ ये जो दीमक है, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हो, अगर अपने आप को किसी समाज के लीडर बताते हैं, तो अपने आप में इन दीमकों को सबसे पहले इनको सही ठिकाने लगाने का काम करना चाहिए और पुलिस को इनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और न्यायपालिका को इन लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि कुछ भी वहीं पर सड़े, वहीं पर गले। तब समझ में आएगा कि सामाजिक ताना बाना जो बना हुआ है, इसमें अगर इस तरीके से गंदगी फैलाई जाएगी तो उसकी सजा का जो हमें जो सजा हमको मिलनी चाहिए ना, उसका भुगतान हम करेंगे। इंडिविजुअल बताइए। एक और छोटी सी संक्षेप में खबर बता दें, राहुल गांधी के आने के बाद जिस तरीके से हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोड जाम हुआ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जो है अभद्रता की गई पुलिस के द्वारा, ऐसा सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ब्लेम किया था और कि पुलिस ने मारपीट करी है और धक्का मुक्की करी है, उसको लेकर के लगातार संशय बना हुआ था और उससे जो है कल रायबली पुलिस एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने अपना चाबुक चलाया है। थाना अध्यक्ष आदर्श सिंह को वहां से हटा करके अपराध शाखा भेजा है और उनको जो है उठा करके ब्रजेश सिंह अपराध शाखा से हरचंदपुर की कमान संभालेंगे। ये पुलिस मीडिया ग्रुप में अपडेट दिया है रायबली पुलिस ने। जिस तरीके से डाइवर्जन, आप जिस थाना क्षेत्र में थे, ये तो बड़ा सवाल था, जिस थाना क्षेत्र में थे अगर हाईवे जाम किया गया तो शॉर्टकट रास्ते और भी थे, तो आपको राहुल गांधी से वहां से निकल, लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय को पता ही नहीं था कि शॉर्टकट रास्ते और कहाँ कहाँ है थाने के क्षेत्र के अंतर्गत। तो वो बड़ी कार्रवाई हुई है और इस पे केएल शर्मा और भी जो भाजपा के कार्यकर्ता है या सांसद रायबरेली, उन्होंने भी देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इस पे और भी कार्रवाई की मांग की गई है पुलिस के ऊपर। अभी तक रायबली पुलिस की तरफ से, एसपी की तरफ से इनको जो है वहां से हटाकर अपराध शाखा भेजा गया है कल रात में और अपराध शाखा से ब्रजेश सिंह को थाना हरचंदपुर की कमान दी गई। ये बड़ी कार्रवाई कल हुई है। जी अखिल। बिल्कुल इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है इस सरकार में, योगी सरकार में तमाम जो मंत्री हैं, पुलिस अधिकारियों के उत्पीड़न को लेकर के, पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर और पत्र लिख रहे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पत्र लिखा। फिर अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने झांसी में एक पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। तमाम जगहों से आती है। गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर के पत्र लिखा। यहाँ बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज में जिस तरीके से एबीवीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुई, उसमें तमाम तरीके की राजनीति हुई। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वही सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों के। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के विधायक हैं, वो तो ये बोल रहे हैं खुलेआम आकर के कि सरकार में विधायक चपरासी बन गया है। तो बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो विधायक हो। तो अपने आप में देखने वाली बात होगी, लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई हो सकती थी वो की। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, आपको बता दें खबरें बहुत सारी हैं बड़ी बड़ी, लेकिन बड़ी खबर पे आते हैं सीधे। पहले एक बाइट है हमारे पास, उस बाइट को प्ले कर दिया जाए और वो राजा से संबंधित ही बाइट है। उनके पूर्व पीआरओ को जो ऊपर कार्रवाई प्रतापगढ़ पुलिस ने की है, पहले वो बाइट चल जाए। सीओ अमरनाथ गुप्ता है, कुंडा सीओ है, उनसे बात शासन स्तर से बाइट है। चिन्हित दो माफियाओं राजू यादव उर्फ राजीव यादव निवासी गुतनी थाना मानिकपुर तथा शेखर उर्फ राज प्रताप सिंह निवासी थाना बाघराय के विरुद्ध कुल 87 लाख की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा किया गया था। इस क्रम में आज दिनांक 14/9/2025 को राजू यादव उर्फ राजीव यादव की आपराधिक कृत्यों से अर्जित कुल 7.5 बीघा जमीन राजस्व टीम की उपस्थिति में कुर्क की गई। इसके शेष संपत्तियों की कुर्क की कार्यवाही प्रचलित है। इसी तरह शेखर उर्फ राज प्रताप सिंह के आपराधिक कृत्यों से अर्जित कुल 5 लाख की एक 4 पहिया वाहन को भी आज दिनांक 14/9/2025 को कुर्क किया गया। माफिया स्तर के कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस लगातार इसी तरह की कठोरतम कार्रवाई करती रहेगी।
बिल्कुल अखंड। देखिए आपको बता दें कि राजू यादव उर्फ राजीव यादव ये और कोई नहीं राजा के पहले रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पियारो हुआ करते थे। और जब से गुलशन यादव छविनाथ यादव ने राजा का साथ छोड़ा, जो कि एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड कहे जाते थे, गुलशन यादव और छविनाथ यादव, इनका नाम तब सामने आया था कि जिस तरीके से राजा भैया के अगर कोई भी मामले होते तो यही डील करते थे। तो और राजू यादव उनके पीआरओ हुआ करते थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रतिनिधि का काम करते थे। लिखा पढ़ी में प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन पीआरओ हुआ करते थे। तो राजू यादव की तकरीबन 87 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये दूसरी बड़ी कार्रवाई आपको कह सकते हैं कि गुड्डू सिंह जो शराब माफिया था उसकी, और उसके पहले छविनाथ यादव जो कि गुलशन यादव के भाई हैं, गुलशन यादव की संपत्ति तकरीबन 7 करोड़ से अधिक। प्रयागराज मंडल में अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी अतीक के बाद। अतीक के बाद ये सबसे बड़ी कार्रवाई की गई थी कि गुलशन यादव की जो है संपत्ति जो है कुर्क की गई। कई संपत्तियां बुलडोजर से ढा दी गई और उसके बाद गुलशन यादव को जो है 5 लाख का इनामिया एडीजी के द्वारा घोषित कर दिया गया। लेकिन अभी गुलशन यादव फरार चल रहे हैं। वैसे ही राजू यादव भी अभी प्रेजेंट टाइम में फरार चल रहा है। इसके ऊपर तकरीबन हत्या, लूट, डकैती, अवैध रूप से जो है संपत्ति जब्त कर लेना और कई ऐसे मामले हैं। तकरीबन 2 दर्जन से अधिक 16 मुकदमे, माफी चाहूंगा, 16 मुकदमे इसके ऊपर जो है दर्ज है। जैसे कि बात करें कि तकरीबन 6 से अधिक हत्या के मामले इसके ऊपर चल रहे हैं और 6 से अधिक 360 के मामले चल रहे हैं। 2 से तीन तीन मुकदमों से अधिक जो है इसके पास जो है तकरीबन 419, 420, 67, 68, 71, 467, 468, 471 के मामले इसके ऊपर चल रहे हैं। तो देखिए राजू यादव जो कि कभी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का काफी खास हुआ करता था, आज की डेट में गुलशन यादव और छविनाथ यादव का खास हुआ करता है। मैं एक चीज की और आपको बात बता दूं कि मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन जो सोर्स ऑफ लिंक से पता चल रहा है कि गुलशन यादव और राजू यादव बहुत ही आराम से लखनऊ में रह रहे हैं। आज जहां इस समय है वहां पर ये अपना डेरा डाले हुए हैं, लेकिन पुलिस की जहमत तक नहीं हो रही है कि इनको गिरफ्तार कर लें। आखिर वेट किसका कर रहे हैं? एक 5 लाख का इनामिया है, वो फरार चल रहा है। राजू यादव अब इसका भी नाम चर्चा में आ गया क्योंकि छविनाथ और गुलशन के साथी बताए जा रहे हैं, गैंग लीडर बताया जा रहा है, इसका काफी बड़ा गैंग चल रहा है। तो अब ये भी बहुत ही जल्द इनामिया घोषित करा जाएगा। लेकिन आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यही है कि गिरफ्तार करने वाली बात आती है जब, तो बड़े लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है, ये सबसे देखने वाली बात होती है। लेकिन गुलशन यादव, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि गुलशन यादव कहाँ पे है, लेकिन जो सोर्स ऑफ लिंक और समाजवादी पार्टियों के लोग जो अंदर खाने से हैं, जहां से मेरे अच्छे संबंध है, वो ये बता रहे हैं कि गुलशन यादव लखनऊ में ही है, कहीं फरार नहीं हुआ है। 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन गुलशन यादव आराम से पूरे लखनऊ में चक्कर काट रहा है, अपनी फॉर्च्यूनर से घूम रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। वैसे ही राजू यादव, जब ये हम लोगों को कल खबर मिली थी तो इसकी भी हम लोगों ने पुष्टि की और दबे मन से सभी ने कहा कि वो जो है गुलशन यादव और राजू यादव साथ में ही है, कहीं अलग नहीं है। और दोनों का एक तरीके से ये भी बताया जा रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, कि पारिवारिक संबंध भी है। तो पारिवारिक संबंध होने के कारण दोनों साथ में घूम रहे हैं और अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। केवल कार्रवाई किस बात की हो रही है कि संपत्ति कुर्क कर लेना और जो है उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेना। फिलहाल कार्रवाई करिए, अच्छी बात है, लेकिन गिरफ्तारी कब तक होती है वो देखने वाली बात होगी। अखंड। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सूत्र बड़े होते हैं, चाहे वो पुलिस के हों चाहे वो पत्रकारों के हों, और सूत्रों के पास जो जानकारी होती है वो कहते हैं कि आधी अधूरी नहीं होती। फिलहाल बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही, जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी जानकारी में है, आपके सूत्र बता रहे हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग अगर बता रहे हैं, तो शायद गलत नहीं होगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर एक अपराधी की जानकारी समाजवादी पार्टी के लोगों को है, तमाम जगहों पर उस जिले में
उड़ रही है अफवाह के रूप में या फिर जानकारी के रूप में, तो पुलिस के पास क्यों नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। और कहते हैं ना कि पुलिस किसी को ढूंढना चाहे वो ढूंढ निकालेगी, अगर चाहे। अगर या तो फिर पुलिस चाह रही है या नहीं चाह रही है, सवाल बड़ा है। लेकिन इतना जरूर है कि जैसा ज्ञानेंद्र ने बताया है कि तमाम इस तरीके की बातें इस वक्त प्रतापगढ़ में चल रही हैं और निकल रही हैं और हवा में उड़ रही हैं, क्योंकि अगर सूत्र बता रहे हैं तो जरूर ये बातें बाहर निकलती जरूर होंगी। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, पुलिस को दिखाना चाहिए कि हमारी जो ताकत है वो आपसे कहीं ऊपर है। कहते हैं ना कि पुलिस वालों के पास जो पुलिस के सोर्स होते हैं वो बहुत बड़े सोर्स होते हैं, उनके पास हर चीज की जानकारी होती है। और अगर आपके पास इस बात की जानकारी नहीं है कि अपराधी कहां पर है, तो आपके ऊपर सवाल उठेंगे, जैसा कि ज्ञानेंद्र उठा रहे हैं कि आपकी गिरफ्त से अभी तक वो फरार क्यों है। ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये खबर आज की नहीं है, लगातार कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। और आपने जिस तरीके से बताया है कि आपके सूत्र ये बता रहे हैं कि लखनऊ में मौजूद है और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं है, तो सवाल पुलिस पर खड़े होते हैं कि आखिरकार सूत्र उनके कहाँ हैं जो उन्हें नहीं बता पा रहे हैं कि अपराधी है वो इस वक्त कहाँ पर। लेकिन आज हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकल जी, आज हम जो ये बताना चाहेंगे, हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये बड़ा चौराहा है। और बड़े चौराहे पर ये एक तो रास्ता बड़े चौराहे जाती है, दूसरा यहाँ पर जो आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी उनका आवास है, और तीसरी रास्ता जाती है यहाँ जो स्कूल बने हैं। यहाँ स्कूल करीब पाँच पाँच कॉलेज है, और ये मुन्नी में चौराहा को रास्ता जाती है। ये सबसे बड़ा मेन चौराहा है। और अगर हम इसी चौराहे की बात करें तो ये चौराहे पर सबसे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक है वो IBC 24 के बाद फोन करके बताता है कि यहाँ पर जाम की स्थिति काफी है। सुबह जो 7 बजे के और 8:30 का समय होता है, यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, और इस सारे जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, और जो यहीं पर रोड में बस जो यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन रोड में बस को इधर से गुजरती है, जो कि रूट सही और होना चाहिए। और दूसरा बनना चाहिए, यहाँ पर जो ऑटो खड़े हैं, ऑटो में बात उन ऑटो को दिखलाना चाहेंगे। क्या नाम आपका है? एक मिनट, क्या नाम आपका है? कौन सा रूट है आपका जी? इसमें लिमिट दी जाती है 20 किलोमीटर। कहाँ लगा हुआ है? नहीं, कब ऑटो निकलवाया आपने? 2 साल हो गए, अभी तक हमने नहीं लगवाया। तो यहाँ पर हम लाइव तस्वीरें पे चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये ऑटो भी गया है। पुलिस की कहीं ना कहीं, पुलिस की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं जो है सवाल उठ रहे हैं। ये ऑटो पर जो 20 किलोमीटर स्पीड गाड़ी की गई है, वो भी स्पीकर भी नहीं टिकता था। और दूसरी बात हम कहें, जिससे भी ऑटो अलाउड नहीं है, ऑटो की रूट दूसरा है, लेकिन यहाँ पर पुलिस कभी भी खड़े देखिए, ऑटो के बावजूद भी इधर से निकल रहे हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ एक्सीडेंट होता है, ये अब स्कूल के बच्चों की देखिए बस निकल रही है, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा जाम लग जाता है। और स्कूली बच्चे निकलते हैं, सुबह का भी समय होता है, और शाम को जहाँ पर लेबर वगैरह खड़े होते हैं, उन लेबर के लिए जगह अगर यहाँ जिलाधिकारी सही कर दे तो वहाँ पर खड़े हैं, और कुछ लेबरों की वजह से यहाँ पर जाम लगती है। दूसरी बात यहाँ बताएं, यहाँ स्कूल है 7:30 का, लेकिन बच्चे पहुंचे 8:30 बजे, क्योंकि जाम की वजह से उनको स्कूल जाने में देर हो जाती है। और कहीं ना टीचरों की भी डांट या मार खैदी करती है। हमारे साथ कुछ कर्मियों से बात करना चाहेंगे, एक मिनट बताओ सर, एक चीज बताइए, यहाँ पर जो जाम की सुबह लगती है, सुबह किस चीज होती है जी? मैं सुबह जो यहाँ पे कर्मी आते हैं तो जाम नहीं लगेगा चौकी वालों की, चौकी वाले सुबह आते नहीं आते। तो यहाँ पर जो चौकी ये तो आते हैं, मैं आज अम्मत बिगड़ा नहीं आए थे। और चौकी यहाँ से चंद कदम की दूरी पर है। यहाँ एक भी सूरत पुलिस कर्मी नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं सबसे व्यस्ततम चौराहा है। यहाँ पर अगर चौकी में 4 पुलिसकर्मी लगा दिए जाए तो हो सकता है यहाँ पर जो ट्रैफिक का जो पालन भी हो सके, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बिल्कुल आदर्श, अगर देखिए नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं और उसका पालन करवाने में अगर आप कहीं ना कहीं से असमर्थ हैं, तो ऐसे नियम बनाते ही क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। अगर ये नियम बनाए हैं आपने और अगर ये नियम लगातार लोग तोड़ रहे हैं, तो इस नियम बनाने का फायदा क्या है? अगर पुलिसकर्मी भी वहां पर खड़ा है और वो भी उसको फॉलो नहीं करवा पा रहा है, तो नियम बनाने का फायदा क्या है? तमाम इस तरीके के नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, क्या मतलब है जब आप उसको फॉलो ही नहीं करवा पाते? तमाम इस तरीके से व्यस्तम ये चौराहा अगर है, वहां पर ट्रैफिक की इस तरीके की अव्यवस्था है, तो एक क्या पुलिसकर्मी वहां पे संभाल लेगा?
आदर्श जो तस्वीरें दिखा रहे ठीक वो पीछे भी है, उनसे बात भी की उन्होंने, तो कैसे इस जगह को संभाल पाएंगे? और बच्चे अगर 1 घंटे की देरी से स्कूल पहुंचेंगे तो क्या मतलब है? कोई ना कोई तो आपके पास प्लान होना चाहिए, ट्रैफिक का प्लान होना चाहिए कि इस तरीके से बच्चे अव्यवस्था का शिकार ना हो, लोग पठान जी, जाम में घंटों खड़े ना रहें। सवाल यही होता है आदर्श, जरूर वहां पर जो बड़े अधिकारी उनसे पूछेगा कि आखिरकार इस तरीके से जब नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं और अगर उसको फॉलो करवाना ही नहीं है तो ये नियम कायदे कानून बनाए किस लिए जाते हैं? क्या दिखावे के लिए, एक दिन टीवी पे चलने के लिए क्यों बनते हैं? इस पर जरूर सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। अटल जी, सरफराज अटल हमारे, जी, हम 1 मिनट का एक समय का बताइए एक बताइए। मिनट और हम लेंगे। जी जी, ये ऑटो आ रहा है, 1 मिनट रुको। ये हमारे सामने ऑटो है। भाई साहब आपका क्या नाम है? आप कैसे 20 मिनट का जो इसका टैक्स ये कहाँ है? सीतापुर है। और यहाँ और ऐसे आपका रूट कौन सा है? रूट कौन सा है? तो यहाँ पर अगर बात और भी ऑटो रहे हैं, एक मिनट और आ जाओ आ जाओ। हाँ, आदर्श विस्तृत क्या इस नाम पर है आपका? रिपोर्ट बनाइएगा और एक खबर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से नियम कायदे कानून तोड़ने वाले हाँ लोग हाँ, हैं और इसको फॉलो ये करवाने आपने अपनी स्पीकर लगा था, नहीं कहाँ पा लगा रहे हुआ हैं। है? लगवाइए। रूट कौन सा आपका है? रूट कौन सा आदर्श रूट? ये इनका पिहानी रोड है। अब पिहानी रोड के जो ऑटो है इस रूट से चल रहे हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं कि यहाँ पर जो रूट है निर्धारित किए गए, लेकिन ऑटो वाले की यहाँ पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है कि यहाँ बिना रूट के ऑटो चले, इसकी वजह से और जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर यहाँ का प्रशासन जो इन ऑटो पर थोड़ा लगाम लगाए और पुलिस कर्मियों को अगर यहाँ बढ़ा दिया जाए तो यहाँ जाम की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। जी अखंड। हाँ बिल्कुल आदर्श, मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित किया है कि जो प्रमुख चौराहे वहां पर इस तरीके से अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जाम नहीं लगना चाहिए। और ऑटो रिक्शा, ई बैटरी वाले रिक्शा जो हैं ये कहीं ना कहीं जाम की स्थिति पैदा करते हैं। लगातार नियम कायदे कानून बनते हैं लेकिन इसको फॉलो करवाने वाला कोई है ही नहीं, तो इनको डर किस बात का होगा ये भी देखने वाली बात होगी। जरूर उच्च अधिकारी से बात कीजिएगा और पूछिएगा कि नियम कायदे कानून आप लोग बनाते हैं, अगर उसको फॉलो नहीं करवा सकते तो बनाते क्यों हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस्तेमाल जानकारी के लिए। सरफराज जुड़ चुके हैं बहराइच से। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर? अगर जी आपको बता दें कि मैं पहली जो बरसात बहराइच में हुई है और इसमें आप देखिए तो नगर पालिका की पोल खुल चुकी है, जो नाले की सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देके कागज पे वो कार्रवाई करते हैं। और जो इनका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है नगर पालिका का, उसमें ये लोग इधर उधर के अपनी तस्वीर डालकर दिखा देते हैं कि साफ सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है। पर आज एक लेटेस्ट मैंने वीडियो जो है डाली थी, उसमें आप देख सकते हैं कि मतलब छज्जा छूने को भी मजबूर हो रहा है, पानी जो भर जाता है। तो ऐसे में अब देखते हैं क्या कार्रवाई करता है नगर पालिका। और नालों की साफ सफाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। 15 दिन पे एक बार मोहल्लों में साफ सफाई की व्यवस्था होती है, सिर्फ नाली साफ करने में। झाड़ू रोड लगती है उससे मतलब नहीं है। जब तक नाली साफ नहीं होगी तो जो पानी भरता है रोडों पे और गलियों में, वो कैसे साफ होगा? जी। बिल्कुल सरफराज है। सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये लग रहा है केवल दिखाने के लिए जुट गए हैं और वही जो अब नगर पालिका है वो भी अब वही काम कर रहा है कि केवल झूठा प्रचार कर रहा है। अगर आप इस तरह की तस्वीरें वहां पर बता रहे हैं, प्रचार प्रसार में क्या ग्राउंड पर जा रहे हैं, तस्वीर क्या एडिट साफ सफाई की तस्वीरें पोस्ट कर दी जाती है। क्या कोई इलाका साफ कर दिया, क्या पूरा इलाका साफ हो गया? नगर पालिका की जिम्मेदारी क्या है? या जो पानी जो आ रहा है, जो लोगों को मकान ढहा लेके जा रहा है, मकान चला जा रहा है, नदी में समा जा रहा है, नाले ऊपर आते हुए दिख रहे हैं, क्या किसी तरीके से जो नगर पालिका का पैसा है उसी तरीके से पानी में बह जा रहा है? तस्वीरें केवल पोस्ट की जा रही हैं। क्या कहना वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष का? क्या वहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग इसको लेकर के कुछ कहते भी हैं, या फिर वो भी अपनी जो बात है वो केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को बता देते हैं कि हमने बहुत अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल। करा दी? और देखा जाए तो जो मतलब नगर पालिका के अंदर जो सड़कें आती है उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि इसमें लोगों का चलना दुश्वार होता है। उसमें जब पानी भर जाता है तो चाहे वो रिक्शा हो या लोग गाड़ी से चल रहे हैं या साइकिल से चल रहे हो, तो उनको ये चीज का पता नहीं होता है कि आगे गड्ढा है, कि पानी पानी भरने में गड्ढा नहीं दिखता है। लेकिन ये नगर पालिका या प्रशासन को नहीं दिखता है। जी। दिखता तो इस तरीके की स्थितियां पैदा कहाँ होती सरफराज? वही तो कह रहे हैं ना कि अगर दिखता तो शायद ऐसी स्थितियां पैदा थोड़ी ना होती कि लोग परेशान होते और इस पर खबर होती और लोग करते। सवाल यही खड़ा है कि जो इनके कंधों पर जिम्मेदारी है वही अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं और ना जाने वो किस तरीके से सोचते, किस बात का इंतजार करते, किस दिन का इंतजार करते, किस मुहूर्त का इंतजार करते। सवाल यही सबसे बड़ा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग परेशान हैं और
जिस तरीके से इस समय बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, तो अगर जो नाले हैं अगर वो चोक होंगे तो पानी कहाँ जाता होगा, देख रहा होगा इस सड़कों पर किस तरीके से बहता होगा, कितने बन गए बड़े बड़े पानी के रुकाव की वजह बिल्कुल। से। कहीं ना कहीं इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन ध्यान कहीं और ही है, शायद इसीलिए उनका इस ध्यान इस पर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सरफराज, पूछिएगा उन तमाम लोगों से जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है। रजनीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए कौन सी बड़ी खबर है। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़े। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है। बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि चोरी को लेकर तमाम ऐसे घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी अगर बात करें तो बस्ती का जो मामला है वो काफी चर्चा में, क्योंकि बस्ती में चोरों के आतंक से बीजेपी के जो जो बीजेपी के जो विधायक है अजय सिंह, उन्होंने भी जो है बस्ती मंडलायुक्त से बात की है। और बस्ती के जो बीजेपी के जो टीम 11 बनाई गई है टीम, उन्होंने भी जो शिकायत की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि पुलिस लगातार जो है इसमें अपनी पुलिस की जो नाकामी है कहीं ना कहीं साफ कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चोर को पकड़ने में पुलिस पूरी तरह से फेल है। यहाँ तक अखन ये बात की जाए कि जिस तरीके से लगातार जो रात में चोरियां जो होती थी, अब वो रात में चोरियां ना हो के दिन में शुरू हो गई है। फिलहाल एक चीज खास तौर से देखी जाएगी, पुलिस जो है लगातार लोगों से संवाद भी कर रही है कि अफवाहों पे ध्यान ना दे, ड्रोन पे ना ध्यान दे, इस तरह की तमाम चीजें कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये साफ कह सकता हूँ कि पुलिस अपनी नाकामी कहीं ना कहीं छुपाते हुए भी नजर आ रही है। पुलिस से अगर ये मामला नहीं समझ रहा है तो शायद पुलिस ने अब जो उनके जो चौकीदार हैं उनको ये कमान संभाली है कि अब वो लोग रात को निगरानी करें। ग्रामीण तो अपने घरों की निगरानी कर ही रहे हैं, लेकिन जो चौकीदार को निगरानी करने के लिए कहा गया हुआ है, उसमें से ही एक चौकीदार के घर में दिन में ही चोरी हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को बंधक बना के चोरी कर लिया गया। फिलहाल एक हफ्ते की मैं आंकड़े की बात करूं तो अखंड साफ बात दीजिए, लगभग 12 से 13 चोरियां हो सकी है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से नाकाम है और फेल है, पकड़ने में असमर्थ है। अखंड, तो अगर फेल है, नाकाम है, असमर्थ है, तो लोगों के ऊपर इस तरीके की झूठी आरोप क्यों लगा रहे हैं कि अफवाह मत फैलाइए। अगर आप नाकाम है, असमर्थ है, क्या हर जगह एक ही तरीके की बात, एक ही तरीके का पैटर्न और सारे लोग पूरे प्रदेश में जहां जहां इस तरीके की बातें आ रही है, क्या सब लोग क्या अफवाही फैला रहे हैं क्या। ठीक है, जहां अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पर जहां पर इस तरीके की चोरी की घटनाएं अंजाम हो रही हैं, लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वहां पर उन चोरों को ढूंढने का काम कीजिए। आप अगर केवल इसी बात पर जोर देंगे कि अफवाह मत फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए, तो चोर तो चोरी करके निकल जाएगा। यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम जगहों से इस तरीके की खबर आ रही है। अभी प्रतापगढ़ से ज्ञानेंद्र दिखा रहे थे खबर कि वहां पर भी ड्रोन से किस तरीके से ड्रोन भी पकड़ में आया है। तो कई बातें ऐसे निकल के सामने आती है। पुलिस क्यों नहीं करती कार्रवाई। क्या वो नहीं अपनी नाकामी छुपाने का काम कर रही है, उन चोरों को पकड़ने का काम क्यों नहीं कर रही है। क्या कह रहे हैं पुलिस, वहां के पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले पर। बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से ड्रोन की जो बात है, क्योंकि जो छोटे जो बच्चों के खिलौने होते हैं, कहीं ना कहीं जो पुलिस जो थाना अध्यक्ष है वो स्वयं उस जो है छोटे खिलौनों को ले जाके लोगों को दिखा रहे हैं कि इस तरह का खिलौना है, ड्रोन नहीं है। क्योंकि कई बार क्योंकि ड्रोनों की जो ऊंचाई होती है वो काफी ज्यादा होती है, खिलौने की छोटी होती है, वो 50 से 25 मीटर ही उड़ सकते हैं। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं साफ तौर से ये कहती है कि ड्रोन नहीं है। और ये साफ कह सकते हैं कि पुलिस ये भी कहती है लोगों से कि आप अपने घर की भी रक्षा स्वयं करें। अगर लोग अपने घर की रक्षा ही स्वयं करते हैं तो पुलिस की क्या जिम्मेदारी है। पुलिस वहां पे क्यों तैनात है, क्यों चौकियां बनाई गई है, क्यों पुलिसों को तैनात किया गया, तो सवाल ये भी खड़ा होता है। लेकिन पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा है कि इस पर ध्यान ना दे। वहीं जब बस्ती के जो आईजी है उनसे बात की गई तो आईजी ने स्वयं रात को जो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं वो हरैया थाना क्षेत्र में, क्योंकि अयोध्या से सटा जो इलाका है और गोंडा से है, उन क्षेत्रों में लगातार चोरियां हो रही है। क्योंकि आईजी स्वयं रात को गए, उन्होंने वहां जाके जिस तरह से लोगों से संवाद स्थापित किया, ठीक उसी दिन रात को चोरी हो जाते। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नाकामी पूरी तरीके से दिखाई पड़ रही है पुलिस की। ना नाकामी दिखाई दे रही होती अगर जितेंद्र, तो इस तरीके के सवाल खड़े होते। लगातार लोग रात में जागने को मजबूर है और परेशान है। यहाँ ठीक है, अफवाह होती, बहुत सारी अफवाहें चली है, मुंह नुचुआ की अफवाह थी, तमाम ऐसी अफवाहें हैं। लेकिन कम से कम पुलिस अगर इन अफवाहों के बारे में बात कर रही है, लोगों को जागरूक करने की बात कर रही है, तो साथ ही साथ अगर जहां चोरी की घटना अंजाम हुई है, जहां चोरी की घटना घटित हुई है, उन चोरों को पकड़ने का भी तो काम करती। ये भी तो सवाल है, इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, जो अफवाह फैला रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि जो चोरी की घटनाएं घटित हुई हैं, क्या वो भी अफवाह है। जिन लोगों के घर में चोरी हुई है, क्या वो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं। तमाम इस तरीके के सवाल हैं और कम से कम पुलिस अधीक्षक को इन जगहों पर निगरानी बढ़ानी चाहिए जिस क्षेत्र में इस तरीके की चोरी की घटनाएं बढ़ी हुई हैं, घटित हुई हैं, या फिर जहां पर उनको आशंका है। क्योंकि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं और चोर बहुत बड़ी चीज नहीं है। पुलिस चाहे पकड़ना तो पकड़ सकती है, उनके पास बहुत बड़ा तंत्र है। लेकिन अगर पुलिस के तंत्र को फेल कर दे रही है, ये चोरी की घटनाएं, चोर
तो अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। और जितेंद्र जैसा कि बता भी रहे हैं, लेकिन जितेंद्र अधिकारियों से पूछिएगा, वहां के एसपी से पूछिएगा कि आखिरकार क्यों नहीं आप चोर को पकड़ पा रहे हैं। बिल्कुल अफवाह को लेकर के आप सवाल कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए और कार्रवाई भी कीजिए जो ऐसी अफवाह फैला रहा है, लेकिन कम से कम उन चोरों को भी पकड़िए जो चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। अजय हमारे साथ जुड़े। अजय, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, मैं आपको बता दूं, आज बड़ी खबर क्या, एक दुख की भी खबर है। ये दो प्रदेशों के लिए दुख की खबर है, एक उत्तर प्रदेश और आपको बता दूं मध्य प्रदेश के लिए भी। यहाँ पर एक बस थी, जौनपुर से इस टाइम खबर आ रही है, जहां पर एक बस का डबल ट्राला बस थी और टैंकर से वो लड़ गई है, जिसमें 9 यात्री जो घायल हैं और 4 यात्री की मौत हो गई है। दर्दनाक मौत होने के बाद अब ये सोचिए, सोचने वाली बात यह है कि असल में इन बसों को परमिशन कैसे दे दी जाती है। इन बसों को, जो कि डबल ट्रा बस होती हैं, इनको परमिशन दे दी जाती है कि आप जाइए। श्रद्धालुओं को भर भर के ये लेके चलते हैं। अब ये सोचिए, सोचने वाली बात यह है कि लगातार 4 धाम यात्रा पे ये बस निकली थी। मैं आपको बता दूं, जिला कांकड़ खेड़ा से ये बस निकली थी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। वहां से बस निकली थी 4 धाम यात्रा के लिए। इसमें 50 यात्री थे बैठे हुए। जबकि आप सोचिए, अब नींद आई हो बस ड्राइवर को या कुछ भी हुआ हो। आपको बता दूं, ये लाइन बाजार, जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र का मामला है, शाहीन क्रॉसिंग फाटक का, जहां पर यह बस ट्राले से भिड़ गई और ड्राइवर की भी मौके पे मौत हो गई है। बल्कि 3 लोग और इसमें मरे हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, जिसमें एक ड्राइवर भी है। पर यह दुख का सवाल है कि आखिर शासन प्रशासन इस तरह की बसों को परमिशन क्यों दे देता है, और जिसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है, और अचानक उनको डबल ट्राला बसों को 4 धाम यात्रा पे निकाल दिया जाता है। और ये बड़ा सवाल उठता है, वो दो प्रदेश के लिए ये बड़ा सवाल है कि आज दुख का गंभीर विषय है ये, कि सोचिए, ये आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी फिलहाल जो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से वहां पर हादसा हुआ, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुम वहां मौके पे पहुंच गए और उन्होंने आनंद फानन में पुलिस बल के साथ मदद लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, और अस्पताल पहुंचाने के बाद उनका उपचार चल रहा है। परंतु जो लोग खत्म हो गए हैं, उनकी बॉडी को देने के लिए उन्हें मोर्चरी में रखा गया है, और जो लोग मध्य प्रदेश से आएंगे, उनके परिजन लोग, उन्हें उनका मृतक शरीर उन्हें सौंपा जाएगा। और इसी हाल से अब सोचने वाली बात अब भी यही है अखंड जी, कि आखिर शासन प्रशासन कोई भी प्रदेश का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में हादसा तो हुआ है, परंतु दुख उसके परिवार को हो रहा होगा जो छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ है। आज वो सोच रहा होगा कि हम किस हाल में पहुंचे, जो कल तक हमें माँ, वो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी और किसी की बेटी होगी, आज वो सोच रहे होंगे कि हम किस तरह से उनका चेहरा देख लें। आज वो हमारे बीच नहीं रही है, परंतु ये सोचने, आप लगातार सोचने वाली बात यही है कि श्रद्धालु से भरी हुई बस को और एक्सीडेंट हो गया। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी भी आपको बता दूं जी, कि जो ट्राले होते हैं, ट्रक होते हैं, इनको भी परमिशन दे दी जाती है कि दिन में चले जाइए या रात में चले बिल्कुल जाइए। अजय, और बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल ये होगी, मानव चूक होगी, पर लगातार इन हादसों में कहते हैं कि एक के बाद एक बार आ जा रही है। राजधानी लखनऊ में आज से कुछ दिन पहले क्षेत्र में हरदोई से बस वो पलट जाती है, उसमें अखंड जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज आ रही है जी आपको? हाँ, आ रही है। सबसे बड़ी बात है यही, अब नहीं आ रही आवाज। अखंड जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, गाड़ियों की आवाज आ रही है। कुछ लोगों साउंड है, इसको म्यूट कर दिया। अब आवाज आ रही है जी आपको? बिल्कुल, अब आ रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से लगातार तमाम जो हादसे का शिकार हो जा रही है बस, लगातार एक के बाद एक कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। कई डबल डेकर बस में आग लग गई है, आग का गोला बन गई है। और अभी हाल फिलहाल में राजधानी लखनऊ में जो बीते दिनों घटना घटित हुई थी काकोरी क्षेत्र में, जहां हरदोई से जो बस चली थी, उसमें भी 19 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 5 लोग की दुखद मृत्यु हो गई। यही हादसा जौनपुर में होता है, जहां छत्तीसगढ़ से बस चलती है 50 लोगों को लेकर के, टूरिस्ट बस है, उसमें ही हादसा होता है, 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं।
तो 50 लोग एक बस में ट्रैवल करते हैं, 4 धाम यात्रा पर निकलते हैं और जिस तरीके का टाइमिंग है, जो सुबह 3 से 5 बजे के बीच का होता है, ये कहीं न कहीं एक न्योता टाइप का ही होता है। इस समय ही हादसे बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएँ आई हैं कि लोग चाहे ओवरटेक की बात हो, जैसे इस तरीके से डॉक्टर कौस्तुभ बता रहे थे जौनपुर के जो एसपी हैं कि ओवरटेक करने के चक्कर में पूरा का पूरा हादसा हुआ। तो कहीं जिस तरीके से परमिशन मिल जाती है ऐसे डबल डेकर बस को, ये भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार मिल कैसे जाती है? कोई भी पैरामीटर है या नहीं है? या फिर अगर पैरामीटर के बगैर ही केवल और केवल इसी तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए इनको परमिशन दी जाती है, तो सवाल खड़े होते हैं, क्या लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी सस्ती हैं कि लोगों को मौत के मुँह में या मौत के मुँह में जाने के लिए उनको छोड़ दिया जाए, केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए? तो तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो इस तरीके जो बसों का संचालन करते हैं और या फिर परिवहन विभाग की बात की जाए, आरटीओ की बात की जाए, वो कहाँ हैं, कहाँ सो रहे हैं? यही सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इस तरीके की घटनाएँ लगातार घटित हो रही हैं, इसको रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अजय इस तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अपूर्व, कौन-सी बड़ी खबर है? अपूर्व, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल अखंड आवाज आपकी आ रही है और मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस समय भरतकुंड इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पे देखिए जिस तरीके से आज तीन दिनों से उमस भरी गर्मी का जो माहौल था वो चल रहा था, लेकिन आज लगातार सुबह से ही लगभग 9 बजे की बात करूं तो लगातार देखिए बारिशों का जो आलम है, यानी कि अगर साफ तौर पर कहें कि किसानों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खाद डाल दिया है, अब उनको सिंचाई चाहिए धान की खेती के लिए, तो कहीं न कहीं ये उनके लिए लाभप्रद है किसानों के लिए। और दूसरी बड़ी खबर मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से हर जिले में ड्रोन का हाहाकार मचा हुआ है और चोरी की वारदातें आ रही हैं, तो कहीं न कहीं वही वारदात अयोध्या में भी लगातार देखने को मिल रही हैं। हालाँकि अभी चोरी की कोई घटना सामने नहीं है, लेकिन ड्रोन की बात की जाए तो ड्रोन आज 1 हफ्ते से ऊपर की मैं बात बताऊँ तो लगातार ये बातें वीडियो निकल कर सामने आ रही थी कि यहाँ पे ड्रोन उड़ाया जा रहा है, यहाँ पे उड़ रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों में जो भय है, वो देखना। लेकिन जिला प्रशासन की बात की जाए तो वही जो अभी मैं बात कर रहा था जितेंद्र की, जितेंद्र कह रहे थे प्रशासन का साफ तौर पर कहना है वो ड्रोन नहीं है। वो वही चीजें यहाँ भी देखने को, तो ये ड्रोन का अफवाह है, वो बिल्कुल सही है कि अगर अफवाह जो लोग फैला रहे हैं उनके प्रति जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए, जिला प्रशासन तो मुंह फेरता हुआ नजर आ रहा है कि ड्रोन नहीं उड़ाया जा रहा है, लेकिन जो ड्रोन मिल रहे हैं, जो ड्रोन पकड़े जा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल अपूर्व, बहुत कल बड़ी मैं बात आपको आपने बताऊं अयोध्या है। यही सवाल है जो आपने सवाल उठाया है और इस सवाल पर पता नहीं क्यों आप मुंह फेर ले रहे हैं। अगर ड्रोन आ रहे हैं और ड्रोन पकड़े जा रहे हैं और आप पकड़े क्यों जा रहे हैं? और जैसा कि प्रतापगढ़ से खबर भी बता रहे थे एक बार कि उसमें फुटेजेस मिली हुई है, की जा रही है। तो लोगों में अफवाह, अगर इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, बिल्कुल सही बात है, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और अगर ड्रोन पकड़े जा रहे हैं और अगर उसमें किसी तरीके के कोई कैमरा लगा है, ड्रोन कैमरा लगा है, कोई फुटेज, तो किस आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल अखंड मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर जिला प्रशासन आपको बताऊं कल रात की, लेकिन जो ड्रोन का क्षेत्र है, देखिए हालांकि अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या पूरे जिले की बात की जाए तो ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र है। अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं, शादी ब्याह तक की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको परमिशन बाकायदा जिला मजिस्ट्रेट से लेना पड़ेगा। और जो ऐसे इलाके में अगर ड्रोन की ऐसी सनसनीखेज खबर सामने निकल कर आ रही है और लोग जो है अगर जिला प्रशासन मौन दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवालिया निशान जिला प्रशासन पे खड़ा होता है कि जो लोग रात में ही ड्रोन की अफवाह, ड्रोन के वीडियो क्यों नजर आते हैं। बिल्कुल अपूर्व, क्योंकि एक जगह पर हम बैठे थे और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के सटे हुए इलाकों से खबरें आई थी। उत्तराखंड में भी ऐसी खबरें आई, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने लगी और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रतापगढ़, जौनपुर, बस्ती, अयोध्या, बहुत से लोग जागने को मिलते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, बिल्कुल अगर अफवाह है आप पर लगा कर रही थी,
अगर ये ड्रोन चोरी की घटनाओं के लिए यूज नहीं किए जा रहे हैं तो आखिरकार पुलिस इन पर क्यों करके आगे क्यों नहीं आ रही है? और अगर ड्रोन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार है, तो ये भी बड़ा सवाल है कि आखिरकार पुलिस इन लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पा रही? पुलिस के पास बड़ा सिस्टम होता है, तमाम तामझाम होते हैं, उसके पास सूत्र होते हैं, ये सारी सूत्र, ये सिस्टम है कहाँ? ये इस वक्त एक बड़ा सवाल बना हुआ है और यही कारण है कि लगातार पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हो। ये ऐसा ही नहीं कि केवल अयोध्या में हो, बस्ती में हो, सुल्तानपुर में हो, प्रतापगढ़ में हो, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, ये तमाम इलाके हैं जहां पर ड्रोन की खबर से लोग परेशान हैं, हैरान हैं, रात में जागने को मजबूर हैं। तमाम ऐसी जगहों से खबरें आ रही हैं और अपूर्व भी ऐसे ही कुछ बता रहे हैं। फिलहाल यूपी पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए कि ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं तो इसका आखिर मकसद क्या है, और अगर ड्रोन पकड़े जा रहे हैं इसके पीछे की मंशा क्या है, इसका भी पता लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व का इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। इंद्रवीर बताइए। अखंड, एक बड़ी ब्रेकिंग आई है इसलिए वापस से आना पड़ा लाइव में। और ब्रेकिंग क्या है, मैं सबसे पहले आपको वो एक हमारे पास बाइट है, एक जनप्रतिनिधि है, और मैं चाहूंगा वो बाइट एक बार प्लीज आप भी सुने और हमारे दर्शक भी सुने, फिर मैं इसको विस्तार से आपको बताता हूँ। इन्विटेशन आया, मुझे लेटर आया, मुझे बुकलेट के माध्यम से न्योता दिया गया। मैं गई वहाँ पर, मुझे परिसर के अंदर जाने से पुलिस प्रशासन ने रोका। मेरा सिर्फ ये मानना, मेरे को सिर्फ ये बोलना है कि क्यों मुझे रोका गया। हर साल मैं जाती हूँ वहाँ पे, मैं मुद्दे उठाती हूँ अपने ब्लॉक के, इस साल क्यों मुझे रोका? जिस दिन रोका उस दिन आपने एसपी से बात की है कुछ इस तरह से? नहीं, उस दिन एसपी साहब व्यस्त थे मीटिंग में, उस दिन एसपी साहब नहीं, उनसे मैं नहीं मिल पाई, पर अब मैं उनसे जाके मिलूंगी और मैं उनसे बिल्कुल मांग करूंगी कि मुझे न्याय चाहिए और न्याय लेके रहूंगी मैं। क्या कारण आपको जाने नहीं दिया गया? बस मुझे यही जानना है क्या कारण था, क्या कारण था। मैं मेरे विकास अखंड, अब अगर बात करें तो थोड़ा सा शायद आप समझ गए होंगे, ये हमारे रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली की ये जो रायबरेली में 6 विधानसभा सीट है, 6 विधानसभा सीट है। और अगर मैं बात करूं कौन कौन सी, तो सबसे पहले आती है सदर, सदर के बाद बचरावा, हरचंदपुर, तरेनी, सलोन और ऊंचाहार। ये 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में बीते जो चुनाव हुआ था उसमें जो है 4 सीट सपा के खाते में गई थी, 2 सीट सदर और सलोन की किसमें आई थी, भाजपा के खाते में। अब वहीं पे जो ये विधायक है, ये तरेनी के, उन्हीं की बहू है ये, लालगंज जो तहसील है वहां से जो है ब्लॉक प्रमुख है, शिवानी सिंह नाम है इनका। और चूंकि जब दिशा की मीटिंग होती है, कोई भी दिशा की मीटिंग, उस दिशा की मीटिंग में बाकायदे जो जनप्रतिनिधि होते हैं ब्लॉक प्रमुख से लेकर के, हमको लगता है शायद जिला पंचायत सदस्य होता है, नहीं होता, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के बड़े सांसद तक इसमें जनप्रतिनिधि अपने अपने विभाग का, अपने अपने कार्यों का अध्यक्ष के सामने अपने अपने पेश करते हैं। ये लालगंज से ब्लॉक प्रमुख थी शिवानी सिंह, ये भी 11 तारीख को मीटिंग गई थी और इनका ब्लेम है सीधे सीधे, जिस तरीके कह रही है कि मुझे उस दिशा की मीटिंग में जाने से रोका गया, पुलिस वालों ने रोका। एक बार फिर रायबरेली पुलिस के ऊपर कई सारे सवाल ये ब्लॉक प्रमुख शिवानी सिंह खड़ी कर रही है कि, और अब ये दिशा मीटिंग का जो सिलसिला है, इस बार की तीसरी दिशा मीटिंग रुकने का इसका कहीं से नाम नहीं ले रही। जो अभी तक के दिशा मीटिंग कांड अगर किसको कह सकते हैं, दिशा मीटिंग कांड, चाहे वो राहुल गांधी का काफिला रोकने का हो, चाहे मंत्री दिनेश प्रताप का बैठने का हो, चाहे वो दिशा मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे राहुल गांधी, केएल शर्मा और दिनेश प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख पीयूष प्रताप सिंह, ये सब जब बैठे थे तो वहां से एक वीडियो वायरल हुआ। उस पर भी सवाल उठा कि आखिर ये वीडियो वायरल कैसे हुआ, डीएम की परमिशन से हुआ या नहीं हुआ। ये बड़े ऐसे कई सारे, एसपी के ऊपर जब वहां पे दिनेश प्रताप सिंह बैठे, एसपी के ऊपर सवाल उठे, रायबरेली पुलिस के ऊपर सवाल उठे, हाथापाई के दिनेश प्रताप सिंह ने भी जो है ब्लेम लगाया। चिट्ठी लिखी गई, केएल शर्मा ने लिखी, कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने लिखी और भाजपा के प्रतिनिधियों ने अपनी सरकार को लिखी, केंद्र सरकार को लिखी। उसके बाद अब राजनीति कहीं से मतलब थमने का नाम नहीं ले रही। अब ये आज एक नया मोड़ आया है। हालांकि शिवानी सिंह ने उस दिन भी मीडिया में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर किया था ये रोज की मुझे पुलिस ने जाने से रोका। किस वजह से रोका इससे अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। डीएम से मिली है और इन्होंने कहा कि अगर मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो मैं उत्तर प्रदेश के जो गृह मंत्रालय है वहां बात करूंगी।
सूबे के मुख्यमंत्री से बात करूंगी कि आखिर इस दिशा मीटिंग में हर बार जब जाती है और बाकायदे इस बार भी इनको, इनका कहना है इनको इन्विटेशन कार्ड गया, शासन की तरफ से इन्विटेशन कार्ड जाता है, तब जनप्रतिनिधि आते। मनोज पांडे ने, हाँ एक तो मनोज पांडे ने वही बहिष्कार किया। तो तीसरी दिशा मीटिंग जो रही वो बवालों से भरी हुई रही, और ये अब बवाल जो रहा अभी ये निकल के आया आज की ब्लॉक प्रमुख लालगंज शिवानी सिंह जो बहू है सरेनी विधायक की, जो अभी प्रेजेंट टाइम में विधायक है सरेनी से, उनकी ये वहां नहीं गई और ये डीएम और एसपी के यहाँ आज गई हैं और इन्होंने ये अपना रीजन पूछना चाह रही है कि आखिर मुझे जब इनविटेशन कार्ड आया और मैं जब वहां पे गई तो क्या वजह रही कि मुझे वहां पे एंट्री नहीं दी गई, पुलिस के बैरिकेडिंग ने मुझे 500 मीटर या 100 मीटर दूर पे ही क्यों रोक दिया। ये बड़ा सवाल इन्होंने, और ये पूछना इनका लाजमी है। क्यों? क्योंकि जो अध्यक्ष है, जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपने अध्यक्ष से, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम अपने अध्यक्ष से ही किसी चीज की मांग करते हैं, किसी विकास कार्यों के फंड की मांग करते हैं, किसी विकास कार्यों को रुके हुए की हम मांग करते हैं, तो अध्यक्ष के सामने ही अपनी बातें रखते हैं। आखिर ये बड़ा सवाल है रायबरेली प्रशासन पे, जिस तरीके से ये शिवानी सिंह लगा रही है कि क्यों इनको जाने से रोका गया। मैं अपने विकास कार्यों का चिट्ठा लेके गई थी, मैं कई सारे सवाल थे हमारे जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं उसको वहां पूछने, हर बार मैं जाती, इस बार क्यों रोका गया। ये बड़ा सवाल है शिवानी सिंह लालगंज ब्लॉक प्रमुख का। जी अक्षर। अब बिल्कुल इंद्रवीर, जब मंत्री जिला प्रशासन पर, पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष में है वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और ब्लॉक प्रमुख जिसको इनविटेशन मिला हो उस मीटिंग में आने का, अगर उसे ही अंदर नहीं जाने दिया गया तो सवाल पूछ रहे हैं तो गलत कुछ है भी नहीं। और अगर वो सवाल पूछ रही हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर किन कारणों से उनको इस मीटिंग के भीतर नहीं जाने दिया गया। क्योंकि आरोप यही लगा रही है कि इन्विटेशन मिला, उसके बावजूद पुलिस ने, वहां पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उन्होंने उनको वहां पर अंदर जाने नहीं दिया। तो सवाल जरूर खड़े होते हैं और प्रशासन को इन सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए। उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वैलिड रीजन है तो कोई बात नहीं, अगर वैलिड रीजन नहीं है, बिना किसी रीजन के उनको रोका गया है, बड़ा सवाल है कि आखिरकार उनको रोका क्यों गया, और अगर रोका गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों होगी और क्या की हुई है कार्रवाई, अगर नहीं हुई है तो कब होगी। इस पर जरूर सवाल पर पूछिएगा कि हम लोग पत्रकार हैं और हमको सवालों को पूछना चाहिए। तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि जनप्रतिनिधि के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है और उनको ब्लॉक प्रमुख होने के बावजूद, उस मीटिंग का न्योता मिलने के बावजूद उनको मीटिंग में प्रवेश नहीं मिला। सवाल खड़े होते हैं और पूछेगा कि आखिरकार उनको क्यों नहीं मिला। सवाल ऐसे वो उठा रही है कि जानने का सबको हक है कि आखिरकार उनको मीटिंग में जाने का अनुमति क्यों नहीं मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। आपको बता दें कि इस वक्त एक बैठक चल रही है, चाहे बीजेपी, संघ और सरकार के बीच समन्वय बनाने की, और कहीं न कहीं 3 दिवसीय बैठक है। आज बैठक का दूसरा दिन है और इस बैठक में चाहे वो पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, इसको लेकर के कहीं न कहीं चर्चा चल रही है। और सबसे बड़ी चर्चा यही है कि संगठन, सरकार और संघ कैसे मिलकर के काम करेगा। और इस जो खबर निकल करके सामने आ रही कि जिम्मेदारी मिली है 3 लोगों को, जिसमें जो संगठन महामंत्री है धर्मपाल सिंह, वो मुख्यमंत्री तक बात को लेके जाएंगे। अमरपाल मौर्य वो मंत्रियों से बातचीत करेंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं एक चीजें निकल के आ रही कि संघ हो, संगठन हो, सरकार हो, उसके बीच में समन्वय बने। क्योंकि अब जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि राजनीति, पंचायत चुनाव की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और पंचायत चुनाव 2026 में होने, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में तैयारियां तेज हैं और इसी को लेकर के संघ, सरकार और संगठन मिलकर के एक रणनीति बना रहा है कि कैसे इलेक्शन में आगे बढ़ा जाए और किस तरीके से इलेक्शन को जीता जा सके। इसको लेकर के तमाम चीजें, इस चर्चा का जो उद्देश्य है वो बैठक होंगी। आज भले ही दूसरा दिन है। एक और खबर आपको बता देते कि समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार टिकट का जो वितरण होगा वो सर्वे के बाद ही होगा। सर्वे में जो कैंडिडेट पहले नंबर पे आएगा, या जो जिसका प्रभाव सबसे अधिक होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से कह दिया है कि आप लोग अभी से जनता के बीच में जाइए, क्योंकि सर्वे के बाद ही इस बार का टिकट वितरण होगा। कि तमाम इस बार सवाल खड़े होते रहते हैं कि अपने चहेतों को, अपने लोगों को ही टिकट दे दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है वो हार जाता है। लेकिन इस बार सपा प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग सर्वे में आगे निकल करके आएंगे उन्हीं को ही समाजवादी पार्टी विधानसभा का टिकट देगी। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।